में कभी ऐसा हुआ है कि मैं भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि आपके पास ना ऊपर में रेड दिखाना चाहिए, दिस रिकॉर्डिंग वाला जो पार्ट है, इट शुड बी शोन टू यू. So whatever you will teach, like the slides, will be available in the link later provided. Yes. All the slides are already available on that link. And sir, the recording links? Yes, recording link is already there. Okay, sir. In the same document, वही Google Doc में आपको दोनों चीज मिल जाएगा. Okay, sir. Here ये जैसे ज्योग्राफी का लेक्चर है, इसको आप क्लिक करोगे, यू कैन सी माय प्रीवियस, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने इस बारे में बात किया था अकबर वाला, तो यू कैन सी, यू को क्लिक करोगे तो वीडियो विल बी ओपन. वैसे ये जो फर्स्ट डे का जो क्लास था, वो उसमें भी जो मेरा क्लास हुई थी उसका ये रिकॉर्डिंग्स है. ओके, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर विच द एनसीईआरटी का जो अपने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इफ यू हैव सीन, इसका ये वाला पार्ट है, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो लेट्स गो टू द जर्नी, द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ ज्योग्राफी. इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ? Whether it matters to us? Yes, it matters to us. Why? Because still many of the scientists of the world are trying to point कि ये अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, एंड नॉट ओनली अर्थ का इवोल्यूशन, यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, है ना. ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे हुआ था. फॉर दैट रीजन ओनली मेनी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट वी आर सेंडिंग इट टू द मार्स. रिसेंटली आपने देखा होगा कि नासा मून में जो अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो भेजने वाला है. एंड इन द सेम मैनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसका एक्सपायरी डेट आ गया है, न्यू स्पेस स्टेशन विल बी फॉर्म्ड. एंड इन द न्यू स्पेस स्टेशन इट मे हैपन कि इंडिया विल बी हैविंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन. एंड इसका पर्पस बहुत सारे हैं स्पेस स्टेशन का, क्योंकि स्पेस स्टेशन से ये चीज क्लियर होता है कि जो अर्थ का डिस्टर्बेंसेस है वो थोड़ा सा कम रहता है. बहुत टाइप के डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो कि पैरामीटर को मेजर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम नहीं होता. एज वेल एज ग्रेविटी का जो इंटरफेरेंस है वो वहाँ पे कम होता है. तो स्पेस स्टेशन के बारे में ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड पे चर्चा चल रही है, बिकॉज हर एक स्पेस स्टेशन का एक एक्सपायरी डेट होता है, एंड ऑलरेडी एक्सपायरी डेट इसका आने वाला है. सेकेंड थिंग क्या है कि इवोल्यूशन में जो बोल रहा था, ये ऑलरेडी यू नो कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में काफी कुछ उसके एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं. यूरोपियन रिसर्च सेंटर, सर्न बोलते हैं इसको, CERN, यूरोपियन रिसर्च सेंटर, एंड नासा, दे आर एक्टिवली वर्किंग अपॉन हाउ दिस इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस. एंड ऑल्सो नोबेल प्राइज जो लास्ट 2-3 ईयर्स से मिल रहा है वो एस्ट्रोफिजिक्स पार्ट में ही मिल रहा है, जो इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उसी से रिलेटेड है. एंड ऑल्सो यू माइट बी हर्ड ऑफ द नेम ऑफ द स्टीफन हॉकिंस, जिसने बोला था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज यस इट इज द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स ओनली, एंड एवरी सब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस ज्योग्राफी ओनली. ठीक है ना. तो इसलिए आज के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, तो there are two things here. First, whether we should try to understand the evolution of the earth, or we should try to understand the evolution of universe. दोनों में से किसके बारे में देखें? ये क्लास नहीं हुआ है ना इससे पहले कहीं, ऐसा तो नहीं है ना? ये फर्स्ट हो रहा है ना जो हम लोग ये बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में. बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं किया ना आप लोग से? एनीवन? जीत? नहीं सर, नहीं किया है ना. हाँ. तो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के लिए बहुत सारे थ्योरीज आए थे, अर्लियर थ्योरीज, पास्ट थ्योरीज आए थे, एंड देन मोस्ट मॉडर्न थ्योरी जो आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे. तो अर्ली थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी में कुछ डिफरेंसेस थे. अर्ली थ्योरी को पढ़ना क्यों है? क्योंकि इफ दो थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड, व्हाई शुड बी रीडिंग द अर्ली थ्योरीज? रीजन इज सिंपल कि द अर्ली थ्योरी हैज प्रोवाइडेड अ डायरेक्शन टुवर्ड्स व्हिच वी कैन थिंक अपॉन. पुराने थ्योरीज जो थे उसने एक डायरेक्शन दिया जिसमें हम लोग आगे के मॉडर्न थ्योरीज जिस पे सोच पाते थे, एक नया एंगल दिया, है ना. इसलिए अर्ली थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, भले वो रिलेवेंट नहीं है. ठीक है ना. तो अर्ली थ्योरीज में एक थ्योरी था नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना. यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ नेबुला. तो नेबुलर हाइपोथेसिस को जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट
ये जो कैंट जी थे वो हर एक जगह पे फिलोसफर थे, हर एक बेस में, हर एक सब्जेक्ट के बेस में यही है। स्टार्टिंग इसी से एरिस्टोटल, ये सब लोग जो हैं ये लोग बहुत अर्ली थ्योरिस्ट थे, जो कि हर एक सब्जेक्ट एक फिलोसफी से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए भी एक फिलोसफी उन्होंने दिया था। एंड मैथमेटिकल जो मैथमेटिशियन जो लाप्लास थे, उन्होंने इसी थ्योरी को, नेबुलर थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज किया 1796 में। लेटर ऑन ये नेबुलर हाइपोथेसिस फिर से रिवाइज हुआ। तो ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो इस हाइपोथेसिस ने कंसिडर किया था कि प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। क्या है, मैंने बताया ना कि पहले हम लोग यूनिवर्स के इवोल्यूशन की बात नहीं करते थे। पहले हम लोग सिर्फ अर्थ के इवोल्यूशन पे बात करते थे। वाई? बिकॉज अर्थ, हमारा जो थॉट था वो अर्थ तक था। हम लोग मार्स और मरकरी वगैरह भी नहीं सोच पाते थे, है ना। तो इसलिए क्या है, हम लोग जो भी थ्योरी लाते थे, अर्लियर थ्योरी, वो सारा अर्थ के इवोल्यूशन से रिलेटेड था। तो यू कैन सी इसमें भी वो अर्थ या कोई भी प्लेनेट जो कि अर्थ जैसा है, वैसे प्लेनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में ये थ्योरी बताता है। और ये भी थ्योरी नहीं है, इट इज हाइपोथेसिस। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी? क्या डिफरेंस है हाइपोथेसिस एंड थ्योरी में? अच्छा, थ्योरी को प्रूव करना पड़ता है पर हाइपोथेसिस को माना जा सकता है। और कुछ बेटर कोई बोल सकता है? बुल? No, sir, no idea. हाइपोथेसिस इज नॉट प्रूवन, है ना। इट्स एन एजम्पशन, एक काइंड ऑफ एजम्पशन है, जो कि जरूरी नहीं कि प्रूवन है। अगर ये मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव हो गया तो ये थ्योरी हो गया, है ना। तो हाइपोथेसिस जो था, उसने ये कंसिडर किया था कि दिस नेबुलर हाइपोथेसिस, उसने कंसिडर किया था कि ये जो प्लेनेट है या अर्थ जैसा कोई भी प्लेनेट हो, वो एक क्लाउड से ओरिजिनेट हुआ है। और वो क्लाउड क्या है? डस्ट का क्लाउड, ठीक है। डस्ट का क्लाउड था, और वो यूथफुल जो सन है उसके सराउंडिंग में घूम रहा था, है ना। इट वाज रोटेटिंग सराउंडिंग द सन। यू कैन सी दिस पिक्चर। जैसे एक सन है, सन के सराउंडिंग में ये डर्ट टाइप का दिख रहा है आपको। ये जो मटेरियल्स है उसके साथ घूम रहे थे। लेटर ऑन व्हाट हैज हैपेंड, ये जो डस्ट है वो एक डिस्क शेप ले लिया, और ये डिस्क शेप जो है फिर अपने अपने अलग अलग लेयर्स में सेपरेट आउट हो गया। और यही जो है, ये जो जो कचरे हैं, ये जो डिब्रीज हैं, दे स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग विद ईच अदर, वो कंसेंट्रेट होने लगे। और लेटर ऑन इस एक्सिस का एक प्लेनेट बना, इस एक्सिस का एक प्लेनेट बना, इस एक्सिस का एक प्लेनेट बना। इन दिस मैटर यू कैन सी कि ये जो डस्ट है वो प्लेनेट का फॉर्मेशन किया, और इसी तरीके से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी बाय नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें ये कंसिडर किया गया था, ठीक है ना। मतलब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का फॉर्मेशन के बारे में इसने एक्सप्लेन किया आपको, है ना। तो ये अर्ली थ्योरी था। नेबुलर हाइपोथेसिस रिवाइज्ड भी आएगा, हम लोग देखेंगे इसको। और देखो ये जो थ्योरी है कब का है? 1796। तो यू कैन सी 1796 में 1796 में इंडिया में क्या चल रहा होगा? इंडिया में उस समय क्या चल रहा होगा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया था। प्लासी हो गया था, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। Yes, sir, पढ़ा था। बक्सर हो गया था, बक्सर। सेवनटीन 1664 में हुआ था ना बक्सर। हेलो, हाँ।
Okay, I'll be calling to you after 9 o'clock. Your good name? Okay, I'll call you. Fine, I'll call you. Yes. 1764 में क्या हुआ था? बक्सर, wasn't it? मतलब इस समय जो था 1796 में जो मेजर जो बंगाल, अवध, है ना, ये सारा चीज कैप्चर हो चुका होगा। ईस्टर्न पार्ट जो है मेजर कैप्चर हो चुका था, और ये जो सिख किंगडम वगैरह वाला जो पार्ट है वो सब बचा हुआ होगा। तो ये टाइम था 1796, मतलब उस समय इवन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो बोलता है वो भी नहीं हुआ था। मतलब हम लोग अपना फ्रीडम के बारे में सोच रहे थे एट दैट टाइम। द पीपल in the rest part of the world who are developed, they were thinking about the evolution of the earth and universe. So you can see the level of imagination they might be having, क्योंकि एक पर्सन जो फ्री नहीं है वो ये सब चीज के बारे में सोच नहीं पाता, isn't it? It happens, जहाँ पे लोगों का फूड और शेल्टर सिक्योर नहीं है वहाँ पे वो ये सब टाइप का चीजें सोचना बहुत डिफिकल्ट है। स्टिल मेनी ऑफ द मैथमेटिशियंस आर देयर, बट यू कैन सी कि इंडिया हो सकता है उससे बेटर कर पाता, बट जस्ट बिकॉज हम लोग ने पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया 200 ईयर्स से हम लोग लैग कर गए। एनीवेज, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि 1796 का वो टाइम है जिसमें 1857 का वॉर होने वाला है, जो कि टाइम लगेगा अभी, एंड कुछ दिन में रिमेनिंग जो फिर जो वॉर वाला जो पार्ट है, जो मेजर किंगडम का वॉर जो होगा वो मराठास वगैरह जो है एक्टिव हो जाएंगे, ये सब चीजें होने लगेंगी। एनीवेज, तो हम लोग क्या बता रहे थे, हम लोग ज्योग्राफी पे आते हैं। तो 1796 में ये आया, देन एक और थ्योरी आया 1900 में, मतलब अराउंड 100 ईयर्स के बाद। इसके बीच में भी कुछ थ्योरीज आए थे जिसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज अ जीएस पार्ट में, वो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चैम्बरलिन एंड मोल्टन, है ना, दे हैव कंसिडर्ड दैट हमारे सन के साथ, हमारा जो सन के साथ था एक आवारा स्टार भी था, एंड दैट आवारा स्टार इज वॉन्डरिंग स्टार, है ना। हमारा जो स्टार था, अगर सपोज इसको हमारा स्टार मानते हो, तो यहाँ पे एक और स्टार घूमते हुए आया था, देयर वाज अ वॉन्डरिंग स्टार, एंड द मटेरियल्स व्हिच वर रोटेटिंग सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग में जो मटेरियल रोटेट कर रहे थे, ऐसे रोटेट कर रहे थे ना, तो ये जो मटेरियल्स हैं ये एक्चुअली में दे हैव अरेंज्ड इन अ फैशन लाइक अ सिगार। इस तरीके से ये हो गया, क्योंकि दोनों साइड का अट्रैक्शन पड़ रहा है, तो इस तरीके से जो मटेरियल्स जो घूम रहे थे इसके सराउंडिंग में, दे हैव अरेंज्ड इन दिस फैशन। अब क्या है, सन भी एक बड़ा स्टार है, इसका ग्रेविटी अफेक्ट करेगा, इसका भी ग्रेविटी अफेक्ट करेगा, तो दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, द जो बड़ा जो प्लैनेट है वो मिडिल पार्ट में रह गए, और साइड में हमारे सोलर सिस्टम के साइड में स्मॉलर प्लैनेट्स आते हैं। तो यू कैन सी मरकरी जो है यहाँ पे, और नेपच्यून को देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों स्मॉल प्लैनेट्स हैं, एंड वही अगर देखोगे कि जुपिटर एंड मार्स को देखोगे तो यू कैन सी कि ये दो पार्ट, ये जो है ये जो है ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, है ना। सो ये इस तरीके का अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने बोला कि वन मोर स्टार वाज यूज्ड टू बी देयर, और वो स्टार एक वॉन्डरिंग स्टार था, बगल से गुजरा, और जब गुजरा तो उसके कारण से ये जो मटेरियल्स हैं जो सन के सराउंडिंग में घूम रहे थे वो एक फैशन में अरेंज हो गया। सो इसी को हम लोग पासिंग स्टार का थ्योरी भी बोलते हैं। तो वॉन्डरिंग स्टार हो या पासिंग स्टार हो, इस थ्योरी के बाद से सारे बाई, मतलब बोलना चाहिए कि 2 स्टार का थ्योरी देने लग गया, है ना। इसके इस थ्योरी के पास से सारे जो ज्योग्राफर्स थे वो 2 स्टार का थ्योरी देने लग गए। अभी तक जितना भी थ्योरी होता था वो एक सिंगल स्टार का थ्योरी होता था। तो यू कैन सी आगे हम लोग देखते हैं, बाइनरी थ्योरी चालू हुआ। बाइनरी थ्योरी मतलब 2 स्टार का थ्योरी आया, मतलब हमारे स्टार के साथ साथ एक कंपेनियन स्टार भी था। अब जो एक वॉन्डरिंग स्टार जो था, आवारा स्टार ना होके 2 स्टार एक साथ मिलके प्रोड्यूस किए, हमारा जो प्लैनेट्स है उसको प्रोड्यूस किए, ये थ्योरी आया। दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे एक साथ, है ना, बड़े बड़े 2 स्टार को एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये एक थ्योरी आया था। उसके बाद सारा बाइनरी थ्योरी चालू हो गया। फिर लेटर ऑन 1950, अब देखो कि काफी रिसेंट हो गया हम लोग, है ना। ये जो ओटो है एंड कार्ल वेजेस्कर है, इन्होंने क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया, एंड इन दिस हाइपोथेसिस व्हाट हैज बीन कंसिडर्ड
sun was surrounded by nebula containing mostly the hydrogen and helium. Now what you can see, the difference between the nebular hypothesis which has been suggested on 1796 and which has been suggested in 1950, the major difference is the gas, hydrogen and helium gas. पहले के थ्योरी में बोला था कि सन के सराउंडिंग में डस्ट घूम रहे थे और वही प्लैनेट्स बनाए, बट इस हाइपोथेसिस ने कंसिडर किया कि सन के सराउंडिंग में हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस घूम रहे थे along with the dust. The major impact और बोलना चाहिए कि emphasis of this theory was that hydrogen and helium gases were rotating surrounding the sun. और वही जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ और डिस्क के शेप के क्लाउड में कन्वर्ट हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन. जब एक्रीशन मतलब एक्रीट होके, जब एक्यूमुलेट होके और वही प्लैनेट का फॉर्मेशन की. तो हियर द न्यू थ्योरी विद नेबुलर हाइपोथेसिस में जो चीजें कंसिडर किया गया उसमें ये था कि ये नेबुला जो है इसमें नॉट ओनली डस्ट पार्टिकल थे पर हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस भी थे. हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस भी थे और यही इसी ने ही फिर हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन किया. ठीक है, तो ये दोनों थ्योरी में डिफरेंस था. फिर मॉडर्न थ्योरी आए. अब यहाँ से जो बोरिंग पार्ट है वो थोड़ा खत्म होता है. नाउ थोड़ा सा एक अच्छा पार्ट आया जहां से हम लोग का थ्योरी के बारे में बेस बन मिलेगा और वो था 1920 में एडविन हबल का जो थ्योरी आया दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रहा है. यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्स के जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, isn't it? जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं. ठीक है ना. तो नॉट ओनली एलिमेंट्स, इवन द गैलेक्सीज आर आल्सो मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. गैलेक्सी भी एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से अलग हो रहा है. गैलेक्सी के अंदर जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं. इन दिस मैनर उसने इसका एग्जांपल दिया कि जैसे बलून, एक बलून में बहुत सारे डॉट्स आपने बना दिए, है ना. यू कैन सी एक बलून है, इसमें बहुत सारे डॉट्स बना दिए. अब उसको फुलाया आपने, इन्फ्लेट किया. इन्फ्लेट करने से क्या हुआ कि ये जो बलून में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है. यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बोलना चाहिए या डॉट्स बोलो, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, है ना. सो इन दिस मैनर एडविन हबल हैज सजेस्टेड कि आवर यूनिवर्स इज लाइक अ बलून एंड इट इज बीइंग इन्फ्लेटेड. ये इसको इन्फ्लेट किया जा रहा है, उसको फुलाया जा रहा है. और इसके बाद जैसे गैलेक्सी एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं वैसे ही हमारे बलून में जो चीजें सेपरेट आउट होती है वैसी गैलेक्सी में चीजें हो रही हैं. तो इन दिस मैनर ही हैड सजेस्टेड कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन से था, जो इससे पहले कोई थ्योरी ऐसा दिया नहीं था, है ना. अब सेकंड थिंग, अब देखो एक्सपेंशन थ्योरी से हम लोगों को एक और क्लू मिला, है ना. हर एक से अलग अलग क्लू मिला. जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस से एक क्लू मिला कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस वेयर देयर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, ये मिला ना. एक और थ्योरी जो नेबुला का फर्स्ट आया था, उस थ्योरी में ये बताया था कि सन पहले बना था, उसके बाद प्लैनेट्स बने थे. ये थ्योरी तो कंफर्म किया ना उसने. तो ये सारे थ्योरी को हम लोग लेते चल रहे हैं. हम लोग ना अपना क्यूरियोसिटी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड and whether the theory of the nebular hypothesis was true, or if it is true, how much true it is. क्या उसका एज क्या है हमारे अर्थ का, हमारा कैसे एक्चुअल में फॉर्मेशन हुआ, और नॉट ओनली प्लैनेट, पूरे यूनिवर्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ. तो इसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो था, है ना, और मोस्ट पॉपुलर थ्योरी अभी भी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी. इसने ही इसी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाया, है ना. यूनिवर्स जो एक्सपेंड कर रहा है उस थ्योरी को आगे बढ़ाया. तो व्हाई एडविन हबल्स थ्योरी वाज, वेदर इट वाज करेक्ट और नॉट. तो एडविन हबल का बलून थ्योरी तो था ना, वो ना पार्शियल करेक्ट था. व्हाई पार्शियल करेक्ट? रीजन इज सिंपल कि अगर मैं बलून को इन्फ्लेट करता हूं, बलून को फुलाता हूं,
तो गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता है, दैट्स ट्रू, बट गैलेक्सी इज नॉट एक्सपैंडिंग, गैलेक्सी itself इज नॉट एक्सपैंडिंग। बलून थ्योरी में गैलेक्सी भी एक्सपैंड करेगा, जैसे ये यहाँ पे एक स्मॉल डॉट है, यहाँ पे आके बड़ा डॉट बन जाएगा और यहाँ पे और बड़ा डॉट बन जाएगा। तो बलून थ्योरी में ये बताता है कि गैलेक्सी भी एक्सपैंड करना चाहिए, जबकि इन रियलिटी गैलेक्सी इज नॉट एक्सपैंडिंग, ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। So that's why this balloon theory was partially correct. ठीक है, balloon theory was partially correct. तो ये हम लोग ने अभी तक समझा। यहां तक समझने में किसी को कोई इशू है तो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बट इफ देयर इज एनी इशू यू कैन आस्क मी, क्योंकि अब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पे जा रहे हैं। नो इशू, ओके। तो अब हम लोग पहुंचते हैं बिग बैंग थ्योरी के पास। यू कैन सी दिस वीडियो। There are three stages on which Big Bang theory can be explained. ठीक है, it is most popular theory because इसके लिए अभी तक कोई चीज रिजेक्ट नहीं हुई है, इसका कोई भी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया गया है, तो इट मीन्स इट इज करेक्ट। और हमारे जो जितने साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन वगैरह, तो इन सब का थ्योरी भी इनके साथ मैच करता है, अलाइन है ना। तो इट मीन्स बिग बैंग थ्योरी इज करेक्ट। बिग बैंग थ्योरी क्या है इसके बारे में सोचते हैं, और देख रहे हो कि हम लोग पहले अर्थ के इवोल्यूशन पे आए, अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो यू कैन सी हाउ सेल्फिश वी आर कि हम लोग पहले अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में समझने की कोशिश की, नहीं समझ आया तब यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में थ्योरी दिया। तो यूनिवर्स का इवोल्यूशन का थ्योरी यू कैन सी कि अभी चल रहा है, अभी थ्योरी आ रहा है। और वो जो अर्थ का इवोल्यूशन का थ्योरी कब से आया था? 1796 से। सो यू कैन सी द प्लैनेट अर्थ के बारे में समझना हमारे लिए प्रायोरिटी थी, बट व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन सिंगुलैरिटी, बोलना चाहिए कि इंडिविजुअल एंटिटी ऐसा समझने की कोशिश करे प्लैनेट को, तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। बट प्लैनेट एज एन एंटिटी ऑफ यूनिवर्स जब इस तरीके से समझने की कोशिश की, तब हम लोग को समझ आया कि आवर प्लैनेट इज नॉट वेरी मच यूनिक। Like our planet, there might be other planets also, and the formation of the planets of Earth and Mars and Saturn, or any planet in our galaxy or in the universe, the pattern may be the same, or even the age may also be the same. What I wanted to say कि जो हमारा अर्थ कोई यूनिक नहीं है प्लैनेट के फॉर्मेशन के स्टेज में, वो बाकी प्लैनेट के जैसा ही है। जब वो फॉर्म हुआ था तो हमारा अर्थ भी फॉर्म हो गया। और नॉट ओनली हमारे गैलेक्सी का प्लैनेट, ये किसी भी गैलेक्सी का प्लैनेट, क्योंकि हमारा गैलेक्सी में कुछ ही स्टार्स हैं जो 14 से 15% स्टार्स हैं जिसमें सोलर सिस्टम है, और उस 14-15% स्टार्स में जितने सोलर सिस्टम है उसमें भी कितने प्लैनेट्स होंगे। और ये तो हुआ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की बात, ऐसे कितने गैलेक्सी होंगे और उसमें ऐसे कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, और उसमें सोलर सिस्टम से में ऐसे कितने सारे प्लैनेट्स होंगे, और उसमें से कितने सारी लाइट होंगे, है ना। तो और ऐसे कितने यूनिवर्स भी हो सकते हैं, isn't it? क्योंकि आजकल मल्टीवर्स की बात चलती है, तो देयर कुड बी अनदर यूनिवर्स आल्सो। जैसे हम लोगों का यूनिवर्स है जिसमें हमको जो चीजें दिखती है, वैसे कोई और यूनिवर्स भी हो सकता है। तो नोबडी नोज, है ना। द डायमेंशन ऑफ आवर थॉट इज वेरी मच लिमिटेड, है ना, वी कैन नॉट थिंक। तो हम लोग अपने यूनिवर्स की बात कर रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1796 से हम लोग अभी तक अपने यूनिवर्स का थ्योरी नहीं दे पाए थे। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी में कंसिडर किया गया था कि होल ऑफ द यूनिवर्स वाज कंसंट्रेटेड इनटू द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल, छोटे से टाइनी बॉल के फॉर्म में कंसंट्रेटेड था अर्लियर। गोल्फ बॉल जिसको बोल सकते हैं, गोल्फ बॉल के जैसा स्मॉल टाइनी बॉल के फॉर्म में कंसंट्रेटेड था। वो एक्सप्लोड किया अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो।
अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये एक्सप्लोड किया वायलेंटली, और उस वायलेंट एक्सप्लोजन से जो चीजें जो अब बाहर निकलनी चालू हुई, बहुत तेजी से सारे मटेरियल्स बाहर निकलना चालू हुए, और वही एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट, एक स्मॉल बॉल जिसका अनइमेजिनेबली हाई अनलिमिटेड टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी था, और जो उसका डाया या रेडियस था दैट वाज अप्रोचिंग टू 0। मतलब उसका मास या डेंसिटी इनफाइनाइट था, उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था, और उसका जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच कर रहा था, मतलब कंसंट्रेट हो रहा था। अब सोचो कि सारा मटेरियल, इवन जो माउस दिखता है, पेन दिखता है, मोबाइल दिखता है, सारा मटेरियल यूनिवर्स का, इवन जो गैस, ऑक्सीजन गैसेस जो भी सोचते हैं हम लोग, everything was concentrated into the small tiny ball. The water, the oil, the gases, the mountains, everything was concentrated into the small tiny ball. You can imagine कितना dense हो रहा होगा। अब बोलोगे कि कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। You might be knowing कि matter can be converted into energy, और energy can be converted into the matter, isn't it? तो अगर सारा मैटर एनर्जी के फॉर्म में था तो एनर्जी कैन बी कंसंट्रेटेड, और जब एनर्जी कंसंट्रेट करेंगे तभी तो टेम्परेचर इनफाइनाइट चला जाएगा ना, है ना? तो यही चीज तो है। तो होल ऑफ द यूनिवर्स का एनर्जी was concentrated into the small tiny balls, and it has been proven to be true. ठीक है, अब वो फिर ब्लास्ट किया, ये जो बिग बैंग जिसको बोलते हैं ब्लास्ट करना, ये ब्लास्ट किया, और ये ब्लास्ट करने के बाद विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड सारे एनर्जी सेपरेट होने लगे। सारे एनर्जी, जितना एनर्जी चाहते हैं, एनर्जी में बहुत टाइप की एनर्जी आप जानते हो, जो फंडामेंटल एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। फंडामेंटल एनर्जी मतलब क्या? मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि यूनिवर्स में फंडामेंटल हैं, एंड अदर फोर्सेस जो हैं वो उससे ओरिजिनेट होते हैं, रेडिएट करते हैं, है ना, या कन्वर्ट होते हैं। लाइक सन का एनर्जी हम लोग लेते हैं, हमारे एनर्जी से हमारे जो एनर्जी है उसको अगर लॉयन खा गया तो उसके पास एनर्जी आता है। तो ये जो एनर्जी है वो एक्चुअली फॉर्म चेंज हो रहा है। एनर्जी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है, हीट के एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो सन का जो एनर्जी है वो इटसेल्फ एक उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है एक वन ऑफ द फंडामेंटल एनर्जी है, फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं रहता तो यू कैन इमेजिन कि ये ब्लूटूथ, वाईफाई, कोई भी इंटरनेट का जो वायरलेस मीडियम होता है वो नहीं होता। नॉट ओनली दिस, द लाइट विच यू कैन सी, एलईडी लाइट, जो भी विजिबल लाइट जो दिखता है या जो भी कलर दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओनली। नॉट ओनली दिस, गामा, एक्सरे, न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर का जो एनर्जी निकलता है, ये सारा एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर में ही आता है। टीवी, रेडियो का जो सिग्नल आता है सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आता है। तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है, और वो उसी जगह पे कंसंट्रेटेड था। और ये तो हम लोग एक फोर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल फोर्स, बट इन यूनिवर्स देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस which were concentrated into the form of tiny balls. Second force which was there was gravity. Gravity जो होता है, हर एक प्लैनेट का अपना ग्रेविटी होता है, हर एक सैटेलाइट का अपना ग्रेविटी है, हर एक स्टार का अपना ग्रेविटी है। तो ये जो ग्रेविटी itself has come out from that big bang itself. ये जो ग्रेविटी का जो फोर्स है या ग्रेविटेशनल वेव्स वी आर टॉकिंग अबाउट, gravitational जो waves हैं that has been emerged out of this Big Bang theory around 13.7 billion years ago. What does it mean? ये जो ग्रेविटी जो फोर्स करते फील करते हो, आपकी ग्रेविटी इज देयर, है ना, हम लोग अर्थ से चिपके हुए हैं, ये जो फोर्स फील करते हो उसको क्या कोई देख सकता है? तो उसको देखने की कोशिश भी हुई 2015 में। ऑन 2015 हम लोगों ने
कोशिश किया LIGO एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ग्रेविटेशनल वेव्स दिखते कैसे हैं, होता क्या है ना। क्या है, किसी भी फोर्स का या एनर्जी का अगर हम लोगों को उसका प्रॉपर्टी पता है तो उसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? जैसे वी नो कि एक पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, sun's energy can be converted into the chemical energy or it can be converted into the photovoltaic cells, है ना, और लेटर ऑन उसको दूसरे में टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यू कैन से कि एक एनर्जी हम लोगों को पता चल गया उसका प्रॉपर्टी को, तो उसको स्टोर करेंगे, उसको यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, मिसयूज करेंगे, एवरीथिंग, है ना। तो क्या है, ग्रेविटी के बारे में हम लोग समझ नहीं पाए थे। अब यू कैन, और उसके भी हाई लेवल अगर किसी का एनर्जी हम लोग समझ लेना, उसका प्रॉपर्टी समझ लिए ना, तो इवन ग्रेविटेशन से हम लोग वाईफाई भी भेज सकते हैं। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाटएवर द फोर्सेस व्हिच आर देयर इन द यूनिवर्स, इफ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स वी कैन यूज इट। जैसे हम लोग लाइट से भी हम लोग वाईफाई डेटा भेज सकते हैं। इवन दैट लाइट is having more energy as compared to the light, the energy which we are getting from Wi-Fi. वाईफाई से ज्यादा एनर्जी हम लोग को बल्ब के लाइट से मिलता है ना। कभी वाईफाई गर्मी लग रही तो बल्ब चालू कर दो बोलते हैं तो थोड़ा सा, ठंड लग रही तो बल्ब चालू कर दो बोलते हैं तो गर्म लग जाता है। वैसे वाईफाई ऑन कर दो तो गर्म लगेगा? नहीं लगता, उतना नहीं लगता, है ना। मतलब क्या है, लाइट में एक एनर्जी होता है, टेम्परेचर होता है। तो क्या है, मैं जो बताना चाह रहा था उसका ये है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा चला गया। ये है कि जितने फोर्सेस होते हैं यूनिवर्स में, ये सारा एक टाइनी बॉल के फॉर्म में जो थे, पर वो चारों को सेपरेट होना जरूरी था। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सेपरेट नहीं होगा तो यूनिवर्स में लाइट नहीं होगा, isn't it? It means कि अर्ली यूनिवर्स वाज डार्क इनफ, पहले का यूनिवर्स पूरा डार्क था। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेपरेट हुआ तब यूनिवर्स में लाइट आया। इसलिए जब प्रीवियस एरा को हम लोग बोलते हैं डार्क एरा, और उसके बाद लाइट एरा बोलते हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले डार्क था। ठीक है ना। तो ये तो मैं सिर्फ दो ही फोर्स के बारे में बताया, अभी दो और फोर्स बचे हुए हैं। ये बताने का पर्पस इसलिए है क्योंकि ये साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है, लगातार 2 साल क्वेश्चन आए हैं इसमें से LIGO एक्सपेरिमेंट्स को, क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हैं। 2015 में नोबेल प्राइज मिला था LIGO एक्सपेरिमेंट पे, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव की प्रॉपर्टी के बारे में समझने की कोशिश किया था। And not only gravitational waves which we can feel in our earth, within this earth itself we can feel the gravity of the moon, Mars, sun, isn't it? कई बहुत सारे ग्रेविटी हम लोग अर्थ में फील करते हैं, बट वी डोंट हैव दैट सेंसिटिव पैरामीटर थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई कि ये ग्रेविटी आ कहां से रहा है, isn't it? Sometimes it happens कि sometimes we are able to feel the gravitational waves only, but there is no physical existence of any entity there. तो इट मीन्स कि वहां पे ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल क्या होता है, दिखता नहीं है, पर क्या है, उसका ग्रेविटी वी कैन फील। ब्लैक होल क्यों नहीं दिखता पता है? क्योंकि ब्लैक होल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं निकल पाती, इसलिए नहीं दिखता। पर क्यों फील हो सकता है? क्योंकि ग्रेविटी निकल पाता है, ग्रेविटी उससे अलग हो पाता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए ब्लैक होल दिखता नहीं है। ठीक है ना। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इवन यूनिवर्स, होल ऑफ द यूनिवर्स भी जो था ना, जब डार्क था ना, तो वो एक काइंड ऑफ ब्लैक होल था। तो फर्स्ट एनर्जी व्हिच हैज बीन इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस बिग बैंग थ्योरी वाज ग्रेविटेशनल वेव। सबसे पहले जो सेपरेट हुआ ना, वो ग्रेविटेशनल वेव था जो सबसे पहले सेपरेट हुआ। ग्रेविटेशनल वेव सेपरेट होना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर नहीं होता तो कंसंट्रेशन नहीं होता, चीजों का कंसंट्रेशन नहीं होता, सारे प्लैनेट्स ऐसे पूरा एकदम बिखरे रहते हैं। ग्रेविटी रहेगा तभी तो कंसंट्रेट होगा ना। तो क्या है, इसलिए ग्रेविटेशनल वेव्स वाज द फर्स्ट वेव व्हिच हैज बीन सेपरेटेड आउट फ्रॉम दिस। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेपरेट हुआ ना, तो इसके बाद लाइट चालू हुआ, यूनिवर्स में लाइट आया। ठीक है ना, उसके बाद यूनिवर्स में लाइट आया। इसके बाद जो दो फोर्सेस जो सेपरेट होने थे वो थे वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि अगर न्यूक्लियर फोर्स सेपरेट नहीं होगा तो कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा। आप सोचो, दो एटम क्यों जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कैसे जुड़ेगा? अगर ये नहीं जुड़ेगा तो कोई एलिमेंट कैसे बनेगा, isn't it? So there is a requirement of the nuclear force. अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं बनेगा
तो यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग के पीरियोडिक टेबल से लेके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और से लेके पूरा लास्ट तक जितना भी एलिमेंट जाते हैं, सोना होना जो भी है, वो कुछ भी नहीं होता। बाबू सोना लोग भले रहते पर ये सोना नहीं रहता, है ना। तो व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट इट कि ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, ये फॉर्म होने के लिए मुझे चाहिए एटम्स। तो एटम भी तो फॉर्म नहीं हुआ था, तो क्या था एटम नहीं था तो सब एटम। सब एटम भी फॉर्म नहीं हुआ था, तो सब एटम से पहले का क्या चीज हुआ? सब एटम से पहले का चीज था सिंगुलैरिटी एटम, दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी एटम। जब ये टाइनी बॉल के फॉर्म में था ना, टाइनी बॉल के फॉर्म में था, तो एटम सिंगुलैरिटी के फॉर्म में था। सिंगुलैरिटी एटम भी बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्वार्क्स, सिंगुलैरिटी एटम या क्वार्क्स, दोनों में से कोई भी बोलो। इट मींस एटम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स नहीं था। एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जब सेपरेट होंगे, तब पहली बार यूनिवर्स का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियोडिक टेबल में ये पहला आता है ना। तो अब नाउ यू कैन कनेक्ट विद अर्लियर नेबुलर थ्योरी कि क्यों उसने बाद में थ्योरी को चेंज कर दिया, नेबुलर हाइपोथेसिस को चेंज कर दिया और बोला कि सन के सराउंडिंग में हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैसेस मूव कर रहे थे। Because the first thing which will come into the existence in the universe, the first element which will be there will be hydrogen and second one will be helium. फिर इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मतलब कार्बन जो हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारा किसी भी लाइफ का जो मेजर सिस्टम जो कार्बन से बनता है, दैट कार्बन वाज नॉट नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम। उस समय नहीं था कार्बन, है कि नहीं। मतलब क्या है, कार्बन बनने के लिए अभी बहुत टाइम है, पहले तो हाइड्रोजन हीलियम गैस बनेगा। व्हाट डज इट मीन कि डस्ट भी बनने के लिए कुछ नहीं है। डस्ट किससे बनेगा? सिलिका से बनेगा। सिलिका के ऑक्साइड्स होंगे, आयरन के ऑक्साइड्स होंगे, या किसी भी मैटर के ऑक्साइड्स होंगे, पर वो मैटर तो बना ही नहीं है ना, मैटर तो बना ही नहीं है। तो इन इनिशियल स्टेजेस में जो भी दिखेगा यूनिवर्स में, दैट विल बी हाइड्रोजन हीलियम ओनली। तो व्हाट हैपेंड कि तो क्या हुआ, ये टाइनी बॉल जब एक्सप्लोड किया तो बहुत सारे एनर्जी जो है, जो फैला, एनर्जी जब फैलता है तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, मैटर बनेगा। इनिशियली बहुत रैपिड एक्सपेंशन होगा और उसके बाद एक्सपेंशन स्लो हो गया। ये होता है ना, जैसे ट्रैफिक सिग्नल जैसे खुलता है ना, सब ऐसा लगता है कि इतना फास्ट चलाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से उसको रोक के रखा था। तो वैसे ही टाइप का है, जब इनिशियली जब एक्सपेंशन हुआ तो वो बहुत फास्ट था, लेटर ऑन वो एक्सपेंशन बहुत स्लो, लेटर ऑन स्लो हो गया। और एक्सपेंशन होने से क्या हुआ कि टेम्परेचर डाउन हो गया। एक्सपेंशन होने से टेम्परेचर डाउन हो गया, और टेम्परेचर डाउन होने से क्या बेनिफिट हुआ कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल इधर उधर घूम रहे थे वो आपस में पास आने लगे। यू नो कि किसी भी चीज में एनर्जी दे देने से वो सेपरेट होने लगते हैं, और एनर्जी रिड्यूस कर देने से क्या होता है, वो कंसंट्रेट होने लगते हैं। आपकी बॉडी से एनर्जी रिड्यूस कर दिया तो आप ऐसे सिकुड़ नहीं जाते हो, है अपना एनर्जी मेंटेन करने के लिए। तो इट हैपेंस विद एनीथिंग। वाटर को क्या करोगे, वाटर का क्या है, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, वो स्टीम बनेगा। तो मतलब उसके पार्टिकल्स, उसके जो एटम्स हैं वो सेपरेट हो गए दूर दूर। अब उसको कंडेंस किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और कंडेंस किया तो आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो वैसे ही है, पूरा एनर्जी जो है उसको कंसंट्रेट करूंगा। कंसंट्रेट मतलब क्या हुआ कि जब उसमें से एनर्जी रिड्यूस कर दिया तो कंडेंसेशन के फॉर्म में वो क्या मैटर में कन्वर्ट होगा। सो नाउ एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू द मैटर, और एक्सपेंशन जो है वो स्लो हो गया, क्योंकि एनर्जी का एक्सपेंशन ज्यादा तेजी से होता है पर मैटर का एक्सपेंशन उतना तेजी से नहीं होगा, फ्रिक्शन होगा ना, काम करेगा उस पर। तो अराउंड 3 मतलब विद इन 3 लाख ईयर्स के अंदर में ही जो टेम्परेचर है 4500 केल्विन हो गया। मतलब सोचो 3 लाख, ऐसा बच्चे टाइप से बात कर रहे हैं हम लोग, वाकई में एक्चुअल में 3 लाख ईयर्स।
यूनिवर्स के लिए 3 लाख ईयर्स इज नथिंग, फॉर अस 100 ईयर्स इज मोर, बट उनके लिए 3 लाख ईयर्स इज नथिंग। तो 3 लाख ईयर्स के बाद जो जो यूनिवर्स है ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, 4500 आया, केल्विन हो गया, तब एटॉमिक मैटर फॉर्म होना चालू हुए, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके एटम्स बनाना चालू हुए, और ऐसे होने से यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों होगा? जब फैला रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, जब कंसंट्रेट होगा तो आपको यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट दिखेगा ना। तो यू कैन सी, अगर ये ऐसा था, सब एटम्स जब थे, तब पूरा यूनिवर्स पूरा कचरा जैसा दिखता होगा, क्योंकि लाइट तो आ गई थी पर ये कचरा था, चल रहा था। लेटर ऑन जब से ये कंसंट्रेट होने चालू हो गया, देन व्हाट हैज हैपेंड, जब से कंसंट्रेट होना चालू हुआ तब से ये यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट होना चालू हो गया। ठीक है, तो यही था यूनिवर्स की थ्योरी से रिलेटेड हम लोग को जो समझ आया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन अर्ली यूनिवर्स। इनिशियली देखो कहीं पे ज्यादा एनर्जी था, कहीं पे कम था, कहीं पे ज्यादा था, कहीं पे कम था। जो डेंसिटी डिफरेंस था वो ग्रेविटेशनल डिफरेंस क्रिएट किया, है ना। जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे ग्रेविटेशन ज्यादा है, जहाँ डेंसिटी कम है वहां पे ग्रेविटी कम है। तो जो डेंसिटी जिस जगह पे ज्यादा था वहां पे ही गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, दैट विल बी द बर्थ प्लेस ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है ना। तो यही हम लोग कहाँ से लेके आए, हम लोग लेके आए थे बिग बैंग से लेके हम लोग हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनाए, और वही हाइड्रोजन हीलियम गैसेस अभी और कुछ नहीं बनाए हैं, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस कंसंट्रेट हो रहे हैं, और वही कंसंट्रेशन के कारण से अब गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस थे, यू कैन सी कैसे हुआ होगा। ये जो हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस हैं वो अपने ये क्लाउड के फॉर्म में थे इनिशियली। क्लाउड जिसको बोलते हैं उसको भी नेबुला ही बोलते हैं, नेबुला। तो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का क्लाउड था। अब जैसे क्लाउड आप स्काई में देखते हो तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व कि सर्टेन प्लेसेस पे जो क्लाउड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, कुछ जगह पे कम रहता है, कुछ जगह ज्यादा रहता है, ऐसा रहता है। इन द सेम मैनर हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस ऐसे गैप गैप में थे, एंड दोज एरियाज जहाँ पे एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस, ओके। हाँ, तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस जो थे अपने कंसंट्रेशन में या अपने ग्रेविटी में ये कंसंट्रेट हो रहे थे, अपने ग्रेविटी में कंसंट्रेट हो रहे थे। ठीक है, और यहीं पे ये जो नेबुला है, हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस का जो नेबुला है, वहीं पे ही आपको फ्यूचर में स्टार का फॉर्मेशन दिखेगा। जस्ट तो वहीं पे आपको स्टार का फॉर्मेशन दिखेगा। मीन्स क्या होगा, विद इन दैट नेबुला और विद इन दैट गैलेक्सी इटसेल्फ सर्टेन क्लम्प्स एंड लम्प्स, सर्टेन क्लम्प्स एंड लम्प्स, गुच्छा टाइप का, है ना। वो जो प्लेस होगा जहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का कंसंट्रेशन और ज्यादा होगा। एक तो क्या, गैलेक्सी पे हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और विद इन द गैलेक्सी आल्सो देयर विल बी सर्टेन लार्ज क्लाउड्स, लार्ज क्लाउड्स होंगे और स्मॉल क्लाउड्स होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम के गैस है जिससे गैलेक्सी फॉर्म हुआ उसको भी हम लोग नेबुला ही बोल रहे हैं। तो मार्वल मूवी जो देखते हैं उन लोग ये नेबुला को जानते हैं, पर ये नेबुला नहीं है ना। एंग्री कर रही है, एंग्री हो रही है, पर ये नेबुला नहीं है ना। नेबुला जो है वो हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस है, और विद इन दैट हाइड्रोजन हीलियम गैसेस के क्लाउड्स के अंदर भी कुछ क्लम्प्स एंड लम्प्स थे, लोकलाइज्ड क्लम्प्स एंड लम्प्स, जो डेंसर गैसियस बॉडीज थे। डेंसर गैसियस बॉडीज मतलब जैसे बताया ना, क्लाउड के एक तो क्लाउड में कंसंट्रेटेड होना, और विद इन दैट क्लाउड भी कहीं पे ज्यादा कंसंट्रेशन, कहीं पे कम कंसंट्रेशन होगा। और वो जो प्लेसेस था दैट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द स्टार। वही जो प्लेस है दैट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द स्टार अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना, 5 से 6 बिलियन साल पुराने की बात है कि स्टार का फॉर्मेशन हुआ विद इन दैट नेबुला।
हम लोग स्टार्ट किए थे 13.7 बिलियन ईयर्स से। यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ, स्टार का फॉर्मेशन, यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द नेबुला हुआ, नेबुला के फॉर्मेशन से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। विद इन द गैलेक्सी के अंदर में कुछ लोकलाइज्ड क्लम्प्स एंड लम्प्स मिलके स्टार्स का फॉर्मेशन किए। यू कैन सी स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टार के फॉर्मेशन के बाद कैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन होगा विल से। फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट के बारे में देखते हैं, प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो इसके लिए हम लोग वही नेबुला का की बात करेंगे जहां पे स्टार बना। जैसे ये जो स्टार है उसके सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल रोटेट कर रहे थे। तो यूल से सर वेट 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 क्यों बोलोगे? बोलोगे सर डस्ट पार्टिकल कहाँ से आया? अभी तक तो आपने हाइड्रोजन हीलियम गैसेस के बारे में बताया, अब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल कैसे आया? तो आई से कि यस, कैसे आएंगे? तो मैं बोलूंगा कि दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाए, दो हीलियम बन के लिथियम बनाए, दो लिथियम मिलके बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे बनाए। तो बोलोगे सर अगेन वेट करो सर, ये यूनिवर्स में एनर्जी कम हो रही कि बढ़ रही है? तो मैं बोला कम हो रही है। तो ये जो दो हाइड्रोजन से मिलके हीलियम बनाना, इसके लिए कितना एनर्जी लगेगा? और यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। आप मुझे बोलोगे सर आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हो हमसे, कि दो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो, हीलियम लिथियम में कन्वर्ट हो, लिथियम बेरिलियम में कन्वर्ट हो, इस तरीके से पूरे कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन वायरन जो भी बनना है सारा बनेगा। तो यूनिवर्स में तो एनर्जी कम हो रही है, तो कहाँ से ये एनर्जी फिर से आ जाएगी सर? देन आई से इसके लिए मुझे एक की बलि देनी पड़ेगी। क्या है बलि? बलि क्या है? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा? जब किसी को भूख लगती है तो क्या करता है ना? पहले तो जो भी फ्रूट वगैरह जो भी मिलेगा वो खाएगा, इसके बाद कोई एनिमल मिलेगा उसको खाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो और जो भी आदमी दिखेगा उसी को खा लेगा। मतलब क्या है, मीन्स क्या है, लेवल ऑफ हंगर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वैसे क्या है, एनर्जी तो है नहीं यूनिवर्स में, कहाँ से आएगी एनर्जी? तो ये जो स्टार है ना, स्टार का जब डेथ होता है तो स्टार का डेथ दो तरीके का होता है। इसमें से एक तरीका ये होता है कि स्टार का इनर लेयर जो होता है सेल्फ कंसंट्रेशन में, सेल्फ ग्रेविटी में कंसंट्रेट होने लगता है और आउटर लेयर फैलता जाता है। तो क्या होता है, आउटर लेयर कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग और इनर लेयर कंसंट्रेट होने लगता है, जिससे आउटर लेयर ब्लास्ट होकर टूट जाता है। और उस ब्लास्ट को जो बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। कभी सुना होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब स्टार अपना लाइफ खत्म कर दिया, लाइफ कैसे खत्म होगा वो भी बाद में बताऊंगा मैं, हमारे स्टार का भी लाइफ है। स्टार की जब एनर्जी खत्म हुई तो स्टार की एनर्जी खत्म होने के बाद वो अपने सेल्फ ग्रेविटी में कंसंट्रेट होने लगता है, एंड आउटर लेयर जो होता है वो एक्सपैंड करके एक्सप्लोड कर जाता है। उससे जो एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी प्रोवाइड सफिशिएंट बोलना चाहिए कि एनर्जी फॉर द फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन। वही एनर्जी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन को बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए स्टार के सराउंडिंग में ये जो डस्ट पार्टिकल्स आने का रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम ये सब आएंगे फ्यूचर में। नाउ अब मेरे को पता है कि यूनिवर्स में ये डस्ट पार्टिकल्स आ कैसे रहे हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं किसी स्टार के डेथ से, और इसके कारण से मैटर्स आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज मैटर्स डस्ट पार्टिकल्स आर रोटेटिंग सराउंडिंग एनी सन। एक सन तो डेथ हो गई, पर वो जो डस्ट पार्टिकल्स है किसी और सन के सराउंडिंग में घूमते रहेंगे, है ना। यू कैन सी कि हमारा सन के सराउंडिंग में भी इस टाइप से हुआ होगा कि जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आए। अब मैं सारा चीज बता दिया। कैसे बताया कि मैं कहाँ से आया था? मैं यूनिवर्स के इवोल्यूशन से आया था। वहां से मैंने ग्रेविटी को सेपरेट किया, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सेपरेट किया, यूनिवर्स में लाइट दिया, लाइट देने के बाद मैं एटॉमिक एनर्जी को सेपरेट किया, जिससे मैंने आपको एटम्स दिए, जिससे आप लोग हाइड्रोजन हीलियम गैस बनाए।
उस हाइड्रोजन हीलियम गैसेस से आपने नेबुला बनाया, जिससे आपने गैलेक्सी बनाया, उस गैलेक्सी में भी हाइड्रोजन हीलियम गैसेस से आपने स्टार बनाया, और स्टार के डेथ से आपने प्लेनेट बनाया, है ना। अब मेरे पास प्लेनेट नहीं बनाया अभी, प्लेनेट के लिए डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल है मेरे पास, सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये क्या है, सन के कोर के सराउंडिंग में रोटेट हो रहे हैं लाइक दिस। अब इस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट के कोहेशन से, ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जो इसके आपस में कोहेशन होंगे, स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे, एंड कोहेशन से बड़े 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 स्टोन्स का, बड़े बड़े बोल्डर्स का फॉर्मेशन होगा, जो एस्टेरॉइड के बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटिज्मल्स, एंड दोज लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग कोलिजन्स। ये बड़े बड़े प्लैनेटिज्मल जो हैं अब फिर से स्ट्राइक होना चालू हुए, टकराना चालू हुए, जिसके कारण से पूरा हीटेड अप हो जाएगा प्लैनेट, और इसके कारण से लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज बने। पहले स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर बॉडीज बने, फिर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज बने, और वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज नहीं सॉरी गलत हो गया, पहले लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज बने, देन लेटर ऑन स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर बॉडीज बने, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ जो स्मॉलर बॉडीज थे उसको हम लोग प्लैनेटिज्मल्स बोलते हैं, एंड वो प्लैनेटिज्मल हैव participated for the formation of the planet। तो यू कैन सी कि ये जो स्टोन है ये आपस में फिर से स्ट्राइक किए, टकराए कंटिन्यूसली, और इसके बाद बड़े बड़े प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटिज्मल एक्रीट होके फ्यू नंबर ऑफ लार्ज बॉडीज एक्रीट हुए। यू कैन सी इन दिस मैनर हमारे अर्थ का फॉर्मेशन भी हुआ, वैसे ही मार्स का फॉर्मेशन भी हुआ, वैसे ही सैटर्न का हुआ, वैसे ही मरकरी का हुआ, एंड whole of the universe में whatever the planet which exist in the universe, the formation of the planet, the theory of the formation of planet is the same। That's why हमारा जो अर्थ है वो हॉट मोल्टन बॉडी था इनिशियली, है ना। इनिशियली हमारा जो अर्थ है हॉट मोल्टन बॉडी था, जिसको जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है हमसे, इट इज नॉट येट कोल्ड, बहुत गर्म है हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के लिए 3 स्टेजेस थे जो मैंने आपको सजेस्ट किया, जिसमें से पहला स्टेज आपको बताया कि इसमें नेबुला के अंदर में जो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार फॉर्मेशन से डस्ट पार्टिकल्स रोटेट होने लगे डिस्क के शेप में, और वो डिस्क के शेप में जो पार्टिकल्स है वो प्लैनेटिज्मल बनाए, प्लैनेटिज्मल से प्लैनेट बनाए। अब इट मे हैपन कि प्लैनेट के सराउंडिंग में भी कचरा घूम रहा है, और इट हैज हैपेंड इन टुडेज लाइफ आल्सो, व्हाट यू हैव सीन कि सैटर्न के सराउंडिंग में अभी भी कचरा घूम रहा है, लाइक इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक अ डिस्क ऐसे घूम रहा है, और वही उसके सैटेलाइट्स बनाएंगे, वही तो सैटेलाइट बनाएंगे उसको, पर हर सैटेलाइट बनने का रीजन अलग अलग होता है ना। जैसे वो डिस्क जो है जो सैटर्न के सराउंडिंग में घूम रहा है, अदर प्लैनेट के सराउंडिंग में भी घूमा करता था या घूम भी रहा है ना, और वो सैटेलाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, हमारे मून के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बट हमारे मून का फॉर्मेशन वैसा नहीं हुआ था, हमारा मून का फॉर्मेशन थोड़ा सेपरेट अलग हुआ था, अलग तरीके से हुआ था। तो अभी तक हम लोग सोलर सिस्टम में ये जान पाए कि अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार का फॉर्मेशन हुआ, एंड थ्रू दैट फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स the planets have started forming, and planets का फॉर्मेशन का टाइम अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब यूनिवर्स था 13.7, स्टार था 5 से 6 बिलियन, एंड हमारा जो अर्थ है और प्लैनेट्स है वो 4.6 बिलियन के आसपास फॉर्म हो। हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें से 8 प्लैनेट्स हैं और अब भी मोर देन 120 मून्स हैं, ये एनसीईआरटी में 63 मून्स लिखा है, अभी मोर देन 120 मून्स हैं, मेनी एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एंड गैसेस हैं, हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, हमारे यूनिवर्स नहीं बोलना चाहिए, सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इन दिस मैनर यू कैन सी कितना क्लीन हो चुका है, जैसे पहले कचरा था, जो डेब्रिस था, now our solar system is very much clean and it is transparent also। You can see disk in the Saturn,
तो होल ऑफ द सोलर सिस्टम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, मैं थोड़ा सा आप लोग से क्वेश्चन में लेना चाहूंगा। डेफिनेटली यू शुड बी हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। अबुल, समझ आ रहा है? अबुल, I cannot hear you. Unmute yourself and you can speak. Ashmita, is there any doubt? सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क, जो आप कह रहे थे ना वो जो लाइक मून जो फॉर्म होता है, तो सर ऐसा क्यों है कि लाइक इन वन प्लेनेट देयर इज वन मून, इन अदर प्लैनेट्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मून? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या होता है कि जो बिगर प्लैनेट्स होते हैं उनका ग्रेविटी स्ट्रांग होता है ना। तो सपोज अर्थ के सराउंडिंग में कोई स्टोन बोल्डर्स घूम रहे हो, बट उसके बगल में कोई और बड़ा प्लैनेट आ जाएगा तो उसके सराउंडिंग में घूमने लग जाएंगे। तो बिगर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स एंड स्मॉलर प्लैनेट्स हैव स्मॉल नंबर ऑफ मून्स, बिकॉज उसका ग्रेविटी जो होता है कम होता है। बड़े प्लैनेट का ग्रेविटी ज्यादा होता है, छोटे प्लैनेट का ग्रेविटी कम होता है। दैट्स व्हाई जुपिटर, सैटर्न, दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मून्स। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। हमारा जो मून है अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स अगो बना था। तो 4.4 बिलियन, नाउ यू कैन कनेक्ट कि 4.6 में अर्थ बना था, तो उसके 200 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा जो मून है वो बनेगा। हमारे मून के फॉर्मेशन के पीछे भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आप लोग को कि कैसे मून का फॉर्मेशन हुआ हमारा। एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मून, ये आप लोग को डाउट हो आएगा कि ये इतना सारा डिटेल में सर समझना है क्या। देखो क्या है, कोई समझा भी नहीं पाता ये चीजों को जो मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज एज आई एम IITian, तो मैं आपको साइंस के कुछ चीजों को आर्ट्स के साथ कनेक्ट करके बता पाता हूँ, है ना। ये पर्पस ये है कि अगर कभी भी इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ आती, है ना। इट हैपन्स एट द टाइम ऑफ, मतलब मेरे ज्योग्राफी के टीचर ने भी कभी नहीं मुझे नहीं पढ़ाया, दिल्ली के टीचर जो हैं उन्होंने भी कभी नहीं समझाया मुझे, है ना। तो ये चीजें जो हैं जो हम लोग मैं बता रहा हूँ वो ये एक्सक्लूसिवली मेरा है, जिस तरीके से जो मैंने इधर उधर से कंपाइल करके समझा है चीजों को, और ये ट्रू है जो मैंने बताया, ऐसा ही हुआ है। अब इससे क्या है, आपके लिए पूरा बेस एकदम स्ट्रांग है कि यूनिवर्स से अर्थ में कैसे आए थे। अब अर्थ में भी मैं सारा चीज बताने वाला हूँ कि विद इन द अर्थ कैसे माउंटेन्स बने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कैसे बने, कहीं पे माउंटेन्स ज्यादा हैं बड़े हैं, कहीं पे ओशियंस हैं, अर्थक्वेक क्यों आता है, वोल्केनिक इरप्शंस क्यों आता है, ये सारे के पीछे मैं थ्योरी सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो हम लोग क्या है, जूम आउट व्यू से जूम इन पे जा रहे हैं, और इसलिए मैं आपको हर एक बेस को क्लियर करते हुए चलूंगा। इससे क्या है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व। ये मेरा ये है। ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछना चालू कर दिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन एनवायरनमेंट ले लिया है। अब एनवायरनमेंट भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एज इन द प्रीवियस क्लास यू माइट हैव सीन, एनवायरनमेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से क्यों ले लिया गया, क्योंकि ज्योग्राफी के पास इतने सारे सोर्स हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर के फॉर्म में इकोनॉमी ले लेता है, करंट अफेयर्स ले लेता है, उसके बाद जो बच जाता है ना, वो कोर फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी है। जिसलिए तो ये वाला पार्ट बच जाता है, यूनिवर्स का, कॉन्टिनेंट का, माउंटेन बिल्डिंग का, ओशियन का फॉर्मेशन का, गैलेक्सी का फॉर्मेशन का, गैलेक्सी नहीं ग्लेशियर्स के फॉर्मेशन, ये सब ये जो चीजें हैं ये कोर पार्ट ऑफ गैलेक्सी, कोर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है। तो वही पार्ट को मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ, उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जितना पार्ट समझ आया इट्स ओके, ट्राई टू रिवाइज इट फ्रॉम, इसलिए मैं आपको ना चाहता था कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के आओ, और जब पढ़ने से क्या होगा, आप लोग और इंटरेक्टिव होते हैं, चीजें समझ आती है। ओके, तो अब मैं आगे आता हूँ, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स।
तो जितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जितने प्लैनेट्स हैं इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। दो पार्ट मीन्स one is inner planet, one set of planets are inner planets and one set of planets are outer planets. जो inner planets हैं they are near to the sun. inner planets जो हैं sun के पास में हैं और जो outer planets हैं वो sun से दूर हैं। और ये दोनों के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो एस्टेरॉइड का बेल्ट है। एस्टेरॉइड का बहुत ह्यूज बेल्ट है ना, जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में घूम रहा है। तो दिस Mercury, Venus, Earth, and Mars are the part of inner planets. These planets are also called terrestrial planets. These are also called Earth-like planets. इसको हम लोग Earth-like planets भी बोलते हैं। Earth-like planets मतलब मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स का अंदर में जाओगे ना तो अंदर में वैसे ही है जैसे अर्थ के अंदर में है। यहाँ पे भी एक कोर है, इसके भी अंदर में एक कोर है, मार्स के अंदर में भी कोर है, यहाँ पे भी एक कोर है। तो हर इवन मून में भी ऐसा कोर है। तो यू कैन से कि द मैनर हमारा अर्थ है वैसे ही ये भी है। मतलब क्या है, ये रॉकी है, मेटलिक है, डेंस है, लेस नंबर ऑफ मून्स है, ठीक है ना। रॉकी है, डेंस है, मेटलिक है, लेस नंबर ऑफ मून्स है, हाई डेंसिटी है, वॉल्यूम में कम है ये। तो ये सब अर्थ के जैसे प्लैनेट्स हैं। जुपिटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स किसको बोल रहे हैं? आउटर प्लैनेट्स को। आउटर प्लैनेट्स में ये जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ। देखो यूरेनस में भी यू कैन सी रिंग सिस्टम इज देयर, बट उसका रिंग सिस्टम ऐसे है ना, उसमें भी रिंग सिस्टम है। तो आउटर प्लैनेट्स को देखो काफी लार्ज इन वॉल्यूम है ना। ये गैसियस है रादर देन रॉकी होना चाहिए, ये गैसियस है, लेस डेंस है। हम लोग के चाइल्डहुड में टीचर ने बोला था कि सैटर्न को अगर मैं ओशन में डालूंगा तो वो फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा क्योंकि पता है इसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है, बड़े बड़े दिख रहे हैं पर डेंसिटी कम है, काफी लार्जर है, सपोर्ट्स रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम वाला पार्ट कभी भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नहीं था, इसमें रिंग सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स है। हाँ, इसमें जो एटमॉस्फेयर है, इसके जो एटमॉस्फेयर है हीलियम और हाइड्रोजन के हैं। और इनर प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन हीलियम के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जो विनस है उसमें मिथेन ज्यादा है, मिथेन ज्यादा है ना। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं उसमें हाइड्रोजन हीलियम, जो प्राइमोर्डियल गैस बोलते हैं इनको, जो प्राइमोर्डियल मतलब जब फॉर्मेशन हुआ था जो प्लैनेट्स का, उस समय जो गैसेस थे वो तो हाइड्रोजन हीलियम ही रहेंगे। तो इनर प्लैनेट्स में प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट इनर प्लैनेट्स में। आउटर प्लैनेट्स में अभी भी प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है। आउटर प्लैनेट में अभी भी हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस है। इनफैक्ट ये जो जुपिटर में ये जो दिख रहा है ना, बैंड दिखता है आपको, वो एक्चुअली हाइड्रोजन हीलियम की गैसेस का साइक्लोन्स है उसमें, है ना। और बहुत लार्ज नंबर ऑफ साइक्लोन है, इतने बड़े बड़े साइक्लोन होते हैं जुपिटर में जो कि पूरे अर्थ को स्वैलो कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन द नेचर ऑफ द साइक्लोन्स व्हिच आर देयर, वेरी हॉस्टाइल, बहुत हॉस्टाइल है जुपिटर का जो क्लाइमेट है। इसलिए हम लोग जुपिटर में कोई प्रोब नहीं उतारने की कोशिश करते हैं। तो इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स में कुछ डिफरेंस है। इनर प्लैनेट्स जो हैं वहां पे जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सन के विसिनिटी में है, सन के काफी पास में है। तो इस कारण से जो उसका जो गैस है
वो कंडेंस नहीं हो पाता, उसका जो गैस है वो कंडेंस नहीं हो पाता। जोवियन प्लैनेट बहुत दूर में है, इसलिए उसका जो गैस है वो कंडेंस हो पाता है। देखो अगर सोचो गैस को मैं हमेशा टेम्परेचर देते जाऊं तो वो काफी दूर हट जाएगा, isn't it? काफी टेम्परेचर दे दिया तो काफी दूर हट जाएगा, और उससे टेम्परेचर हटा लो तो वो कंसंट्रेट होगा। तो क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो काफी पास में है, तो इसलिए क्या है, जितने गैस हैं वो कोई कंडेंस नहीं हो पाते। इवन आप सोचो कोई सल्फर का कोई ऑक्साइड है जो कि अगर टेम्परेचर कम होने के कारण से सॉलिड फॉर्म में हो गया, जस्ट बिकॉज उसका अगर उसका मैंने बहुत इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, वो तो बाहर निकल जाएगा, स्किप कर जाएगा। इनर प्लैनेट्स में अपने प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर ना होने के बहुत सारे रीजन हैं। तो पहला रीजन है कि सन का टेम्परेचर इतना हाई है पास में होने के कारण से कि उसका अपना एटमॉस्फेयर नहीं बचा। If someone will ask you why inner planet is not having its original primordial atmosphere, so first reason, the temperature is very much high, that's why they are not able to settle. Second, they will have to face solar winds. सोलर विंड्स क्या करते हैं, उस पे इतना एनर्जी डालते हैं कि उसका आउटर लेयर जो गैस का है वो रिमूव हो जाता है, स्किप कर जाता है। इतना इंटेंस होता है कि वो एक प्रकार से रिमूवल ऑफ गैस हो जाता है, वहां से निकल जाता है गैसेस। थर्ड, the gravity of the smaller planets are so small because the size of the size of the planets are very less, so that's why small planet होने के कारण से gravity भी कम है, that's why they are not able to hold their escaping gases. So three reasons why these inner planets are not having its original atmosphere. First, temperature is too high. Second reason is the solar winds they will have to face, and third reason is कि हाँ gravity is less, जो कि जिसके कारण से वो उसको होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है ना, these are the three reasons. अब मून कैसे बना था? मून के फॉर्मेशन के लिए भी एक थ्योरी है। 1838 में जॉर्ज डार्विन इसने सजेस्ट किया था कि इनिशियली अर्थ एंड मून जो हैं सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी से ही अलग हुए। यू कैन सी अर्थ का तो थ्योरी आ गया एज वेल एज मून का भी थ्योरी आ गया इस टाइम तक, पर यूनिवर्स का थ्योरी नहीं आया था। तो जॉर्ज डार्विन ने बोला था कि मून और अर्थ एक ही थे। लेटर ऑन मून वाज ब्रोकन फ्रॉम द अर्थ, और उसके लिए उसने एक डम्बल शेप थ्योरी बताया। डम्बल शेप थ्योरी मतलब कैसे है, हमारा अर्थ था ऐसा, फिर हुआ ऐसा, फिर हुआ ऐसा, फिर हुआ ऐसा, डम्बल टाइप का, और फिर हो गया ऐसा। गॉट इट? तो डम्बल थ्योरी बताता है कि डम्बल थ्योरी के हिसाब से कि हमारा जो अर्थ है उसमें दो वेट का सेंटर बन गया ऐसा, फिर वो वेट का सेंटर एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश किया, वेट का सेंटर और अलग हुआ, एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, एक अर्थ बन गया, एक मून बन गया। और जब ये मून निकला इससे अर्थ से, तो हमारा जो अर्थ है वो ऐसा एप्पल बन गया। सॉरी, अच्छे से बना ऐसा बन गया है ना, एप्पल बन गया, और मून अलग हो गया। ठीक है ना, पैकमैन नहीं बता रहा हूँ ना, वही वाला इमेजिन कर रहा हूँ, करके खा लेगा। तो ये थ्योरी आया था, but this theory was not accepted. The theory which was accepted, which is shown in this figure, a planet which is almost a size of Mars struck
टू अर्थ सरफेस, जिसके कारण से एक large part of the earth got separated out from the earth's surface, and now that separated part is called moon. This theory is called giant impact या big splat theory, and it is widely accepted theory कि यही हुआ है। जब अर्थ 4.4 बिलियन ईयर्स में आ गया था, मतलब हमारे एज के हिसाब से 4.4 बिलियन ईयर्स के एज में के आसपास था, तो एक बड़ा प्लेनेट इससे स्ट्राइक किया, जिसके कारण से एक बड़ा पोर्शन अर्थ से सेपरेट हो गया, एंड अर्थ अगेन हीटेड अप हो गया। तो इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू द स्पेस, और इसी से ही मून बना, और इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मून के फॉर्मेशन की। ठीक है, क्योंकि हर एक थ्योरी ने ये चीज कंफर्म किया था कि मून एंड अर्थ आर स्ट्रक्चरली सेम। अर्थ और मून जो है स्ट्रक्चरली सेम है, दोनों एक ही टाइप के मटेरियल से बने हैं, बस मून थोड़ा ठंडा है, अर्थ उतना ठंडा नहीं है। तो अब हम लोगों ने मून भी बना लिया, अब हनीमून आप लोग बनाओ, पर मून मैं बनाऊंगा, है ना। तो मून मैंने बना दिया। अब अगर ये मून नहीं रहता तो हनीमून नहीं आता, हनी नहीं आता, कोई नहीं आता। तो मतलब क्या है कि ये जो सारा चीज जो मून से निकलता है, जैसे हार्ट से बहुत कुछ निकलता है, वैसे मून से रिलेटेड निकलता है। तो ये मून रहता ही नहीं 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। और अब बताओ कि ये 4.4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ भी नहीं था। पहला लाइफ लाना है, अभी लाइफ को मैं लाया नहीं हूँ। लाइफ आएगा तभी तो फिर मून हमारा हनी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अब हाइड्रोजन हीलियम की गैसेस जो अर्थ के सराउंडिंग में अभी भी घूम रहे हैं, मून बन गया फिर भी अर्थ में घूम रहे हैं सराउंडिंग में। आप बोलोगे सर अभी तो बताया कि आप हट गए, अरे हटे पर धीरे धीरे स्टेजेस में हटे ना। अभी अगर ये मान के चलो हाइड्रोजन हीलियम की गैसेस का एक एटमॉस्फेयर अर्थ के सराउंडिंग में था, वो तो हट जाएगा बाद में। अभी हाइड्रोजन कितना कम है, बहुत कम है। तो क्या हुआ, ये जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे था, इफ यू रिमेम्बर यू कैन सी दिस पिक्चर। अर्थ में अभी जो ठंडा दिख रहा है, एक्चुअली में अर्थ ऐसा था जिसमें बहुत सारे स्टोन्स बोल्डर स्ट्राइक किए थे, जो हीटेड अप था। 4.6 बिलियन के आसपास जो था, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी H2O और अदर एलिमेंट आ चुके थे। मतलब क्या है कि देखो सन तो बहुत पहले बन गया ना, तो सन के साथ साथ जो मटेरियल्स बनते हैं वो सारे बनने चालू हो चुके हैं। मतलब यूनिवर्स में सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। जब अर्थ के बारे में जब अर्थ में लाइफ भी नहीं आया है, मटेरियल मतलब सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना, वो धूमकेतु या पुच्छल तारा वगैरह कुछ कुछ नाम देते हैं हम लोग, बहुत टाइप का एस्ट्रॉइड बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं, बहुत टाइप का चीजें बोलते हैं, है ना। क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि उसके पीछे टेल है करके, है ना, हम लोग बोलते हैं टेल है करके। तो टेल होने का रीजन क्या होता है, जब सन के सामने से जाता है तो उसके ऊपर में जो आइस है इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने से उसके पीछे टेल दिखता है ना, हम लोग बोलते हैं ऐसा चीज। तो क्या होता है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट पूरे आइस के ग्लेशियर्स के साथ स्ट्राइक किए थे। आइस के ग्लेशियर के साथ समझ रहे हो कि बड़े बड़े आइस के ग्लेशियर्स जो पूरे बड़े से बोल्डर में, बड़े से प्लैनेटेसिमल्स में पूरे जमे हुए हैं, वो पूरा का पूरा अर्थ में स्ट्राइक करना। और स्ट्राइक करने से क्या होगा, जो आइस होगा वो रैपिडली मेल्ट करेगा, क्योंकि अर्थ तो बहुत हीटेड अप है, रैपिडली मेल्ट करेगा। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, स्टीम बनेगा। और स्टीम बनने से क्या होगा, बहुत वोल्केनिक इरप्शंस आएंगे होंगे। तो जब अर्थ कूल हो रहा था, तो अंदर का जो मटेरियल्स है जो इजेक्ट होना था, उसके लिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे पूरे अर्थ में। और नॉट ओनली अर्थ में, बाकी जगह पे ऐसे, क्योंकि अंदर में क्या है, आइस के ग्लेशियर्स हैं, उसको निकलना है। एक स्टीम है, इंजन चला लेता है, कितना प्रेशर होता है स्टीम में, है ना। तो बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, अंदर से जितने गैसेस हैं, जो लाइटर एलिमेंट्स है जो अंदर नहीं होने थे, वो बाहर निकल रहे थे। और उसके साथ साथ स्टीम्स भी निकल रहे हैं, गैसेस भी निकल रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं। यू नो कि कहीं पे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना। तो आप सोचो, इमेजिन करो कितना सारा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है पूरे अर्थ में। तो बड़े बड़े क्लाउड्स बन गए, इतना डेंस क्लाउड्स बने हैं कि यू वोंट
यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन कि अराउंड 3000 ईयर्स तक लगातार रेनफॉल हुआ, कितने लार्ज नंबर ऑफ क्लाउड्स बन गया। मतलब जैसे ये 4.4 में बन गया था ना मून, 4.4 में बन गया मून, इसके बाद पूरा वोल्केनिक eruptions होते जा रहे है ना, उससे बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्लाउड्स बने, और वो जो क्लाउड से रेनफॉल 3000 ईयर्स तक रेनफॉल हुआ। 3000 ईयर रेनफॉल होना मतलब समझ लो कि पूरे अर्थ में जहां पे भी डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन जहां पे इकट्ठा होगा, वो पूरा पानी से फिल्ड अप हो जाएगा। तो अर्थ का स्ट्रक्चर रहा होगा ऐसा 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 टाइप का कुछ अर्थ का स्ट्रक्चर रहा होगा। अब पानी से फिल्ड अप होने के कारण से ये कैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। इवन जो हमारा अर्थ में जो एप्पल टाइप का रह गया था वो भी पानी से फिल्ड अप हो जाएगा लाइक दिस। तो पूरा अर्थ जो होगा वो अब स्फेरिकल दिख रहा है ना, स्फेरिकल हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में वाटर है ना, वो स्फेरिकल अपने को दिख रहा है। बट इन रियलिटी उसमें तो डिप्रेशन है, इस तरीके का डिप्रेशन बना हुआ। तो अराउंड 4 billion years ago, the first ocean of the universe, or universe नहीं बोलना चाहिए, the first ocean of the earth came into the picture, and the name of that ocean was Pacific Ocean. जो फर्स्ट ओशन बना ये डिप्रेशन में, जहां से मून सेपरेट आउट हुआ था, वहां पे रेनफॉल होने के कारण से वो पूरा सबमर्ज्ड हो गया, और वहां पे ही आपका क्या बना, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन इज द ओल्डेस्ट ओशन, एंड द फ्लोर ऑफ द पैसिफिक ओशन इज रफली अराउंड 4 billion years ago old, और 4 billion years old द फ्लोर ऑफ द ओशन। किसका, पैसिफिक का। अटलांटिक में कोई भी फ्लोर 250 मिलियन से पुराना नहीं है। अटलांटिक इज द न्यूएस्ट ओशियन। पैसिफिक में 4 बिलियन ईयर्स का पुराना रॉक है वहां पे। तो पैसिफिक ओशियन इज द मोस्ट ओल्डेस्ट ओशियन, और अटलांटिक ओशियन इज द मोस्ट न्यूएस्ट ओशियन। वी कैन से 250 मिलियन ईयर्स। 250 मिलियन क्या होता है, कुछ नहीं होता। उस समय डायनासोर्स थे जब अटलांटिक ओशियन बन रहा था, ठीक है ना, उस समय डायनासोर्स थे। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनेंगे, डायनासोर नहीं दिखाऊंगा आपको, टाइमलाइन दिखा दूंगा। तो अब क्या हुआ लाइफ में, अब पूरे ओशन में, पूरे यूनिवर्स में नहीं, अर्थ में अब वाटर अवेलेबल है, ओशन है। जीत ये बता सकते हो कि किसी भी प्लैनेट में हम लोग प्रोब भेजते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, या नासा भेजता है, पाथफाइंडर या जो भी भेजता है, क्यूरियोसिटी रोवर, वो सबसे पहले लाइफ खोजने के लिए ऑक्सीजन का ट्रेस करता है कि वाटर का ट्रेस करता है? सर वाटर का ट्रेस करता है। वाटर को ट्रेस करता है। तो लाइफ के लिए वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर दोनों ही है, बट वाटर ज्यादा है। सर वाटर में ही तो ऑक्सीजन है। कोई ऐसा लाइफ बता सकते हो जो विदाउट ऑक्सीजन चलता है? मे बी सर एमीबा हो सकते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जो बोलते हैं हम लोग, है ना, जो सेप्टिक टैंक में जो बैक्टीरिया होते हैं, या ग्लेशियर्स के नीचे जो दबे हुए बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, बट उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, उनका एनारोबिक बोलते हैं। लाइफ विदाउट ऑक्सीजन इज पॉसिबल, लाइफ विदाउट ऑक्सीजन इज पॉसिबल एंड वेरी मच पॉसिबल, बट लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल। तो अर्थ में लाइफ लाने के लिए मेरे पास सारा चीजें रेडी हो गई। अर्थ में लाइफ लाने के लिए मेरे को ओशन की रिक्वायरमेंट थी, ओशन आ गया। तो लाइफ को मैं लाऊंगा, कब लाऊंगा? 3.8 और 3.9 बिलियन ईयर्स अगो। पैसिफिक को मैंने बनाया कब? 4 बिलियन साल पुराने पहले बना दिया। अब मुझे लाइफ बनाना है, अपनी लाइफ नहीं बनाना है, लाइफ अर्थ में लाना है। तो लाइफ के लिए फर्स्ट लाइफ ओशन में ही होता है, एंड दैट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ओनली।
that is due to chemical reaction only. Even many of the virus जो वायरस जनरेट होते हैं ना, वो केमिकल रिएक्शन से, वो हाफ लाइफ है ना. यू माइट बी नोइंग कि हमारा जो आयनोस्फीयर है, टॉप लेवल पे जो लेयर है गैस के ऊपर में, तो वहां पे सन का बहुत एनर्जी होता है. इंफ्रारेड नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं. हमारे अर्थ तक तो अल्ट्रावायलेट नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ दैट ओजोन लेयर. ऊपर में ना बहुत एनर्जी होता है सन का, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होते रहते हैं. सन में जो आउटर लेयर है ना, उसका नाम भी कोरोना है. सन के आउटर लेयर का नाम भी कोरोना है, और ये वायरस का नाम भी कोरोना है. नाउ यू कैन फाइंड द रिजेम्बलेंस. क्या है ये जो वायरस या जो चीजें हैं, केमिकल रिएक्शन से. सन में जो कैटलिस्ट का काम करता है, सन का जो एनर्जी है ना, रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. इवन ज्यादा एनर्जी मिल जाता है तो वो डिफॉर्म भी कर देता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्किन कैंसर हो जाता है अगर ज्यादा हम लोग सन के एक्सपोज हो रहेंगे, सनलाइट के एक्सपोज करेंगे, तो स्किन हमारा डेड हो जाता है, बर्न हो जाता है. इनफैक्ट स्किन का कैंसर भी हो सकता है ना. मतलब इतना एनर्जी है, सेल को डैमेज कर सकता है. तो मतलब कितना एनर्जी होता है इसमें. तो जो लाइफ जो ओशन में आया, वो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन से पहली बार ये जो प्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. तो साइनोबैक्टीरिया जो एक्चुअली प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर मतलब समझते हो ना, ऑक्सीजन रिलीज करने वाला, खाना बनाने वाले लोग, है ना. तो वो प्रोड्यूसर्स पहली बार बने, और वो उसमें भी क्या है, उसमें बहुत इनिशियल लेवल का सेल समझ लो. बाद में फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने लगा, और फिर बाद में वो बड़े सेल्स बने. तो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे, मल्टी कॉम्प्लेक्स से ऑर्गन्स वगैरह फिर आने लगे. फिर इसके बाद बोलना चाहिए कि जो फिशेस आने लगे, फिशेस आने के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए. मतलब वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स जो है ये बहुत लेट में आए. इवन हमारा जो फिश है जो हम लोग खाते हैं, वो अराउंड 400 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ में आया था. 4 नहीं, 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन. और अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ आया, लाइफ यूनिवर्स में आया. देखो इससे एक चीज समझ आता है, पता है, जितना रिलीजन में हम लोग जितनी भी बात करते हैं, है ना, इन वॉट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, कि हमारे जो भी गॉड थे जिस समय आए थे, ये आए थे, ये सारे के पीछे का कोई थ्योरी एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर हम लोग साइंस एंड इसकी बात करें, है ना, इसमें आपको कोई एग्जिस्टेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं हर एक टाइमलाइन दिखा दूंगा, हर एक टाइमलाइन दिखा दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें. खैर, तो मेरा बताने का ये है कि ये चीजें, ये जो रिलीजन है, ये जो स्टोरीज बने हैं, या जो जो बोलना चाहिए कि जो होली बुक्स होते हैं, ये हमारे लाइफ के लिए एक ऐसे स्टोरीज हैं जो लाइफ को हमेशा से गाइड करते हैं, जिसको जो हम लोग के लिए एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल बुक समझ लो, वो होते हैं जो हमेशा से लाइफ को गवर्न करते आए हैं, वो इसी के लिए बने, है ना. ये अर्थ का इवोल्यूशन, अभी मैं जैसे लाइफ का इवोल्यूशन बताऊंगा, उसमें कहीं पे भी किसी के लिए कोई प्लेस नहीं है. ह्यूमन को भी लाऊंगा मैं, ह्यूमन बहुत लेट में आएंगे. पहले तो एप्स वगैरह आएंगे ना, फिर मॉडर्न ह्यूमन आएगा. मॉडर्न ह्यूमन में भी जो ऐसे ह्यूमन होंगे जिनके टेल होंगे, वो कैनाइंस होंगे, वो कैनाइंस हटेगा. फिर मॉडर्न ह्यूमन आएगा जो कि स्ट्रेट चलेगा. वो सारी चीजें आएंगे, है ना. और उसमें आते आते मुझे 50,000 साल तक आने पड़ेगा, 50,000 ईयर्स, है ना, अगो. और 50,000 ईयर्स मतलब समझ लो कि और भी चीजें उसके एविडेंसेस में बताना चालू करूंगा. तो हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कि लाइफ लाना है मुझे. लाइफ 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जब फोटोसिंथेसिस होना लगा, साइनोबैक्टीरिया बने, तब फोटोसिंथेसिस होने लगा. इसके कारण से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, दैट हैज बीन चेंज्ड. एंड दैट एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन जो हाइड्रोजन हीलियम का पहले डोमिनेंट था, वो धीरे धीरे निकलता गया. एंड अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज गैसेस स्टार्टेड टू इवॉल्व, ये आने लगे. तो इस तरीके से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो मॉडिफाइड हुआ, और उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ने और मॉडिफाई किया. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पे खेलते हैं, isn't it?
ये 3 गैसेस पे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा खेलते हैं, उन लोग हाइड्रोजन के साथ खेलते नहीं है। समझे कि ऐसा नहीं सुनोगे कि ये प्लांट हाइड्रोजन रिलीज करता है। बैक्टीरिया बहुत सारे नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत सारे लाइफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत सारे लाइफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बट हाइड्रोजन का रोल, हीलियम का रोल ज्यादा नहीं है नेचर में। मिथेन का रोल है इनफैक्ट उससे ज्यादा, है ना, मिथेन का रोल है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज होने लगा, ऑक्सीजन आने लगा। अब ऑक्सीजन आने लगा तो वैसे लाइफ भी ओशन में इवॉल्व होने लगे जो विच आर डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन नाउ, बिकॉज पहले तो वैसे नहीं आ सकते थे। अब ऑक्सीजन कौन लाया? फोटोसिंथेसिस के थ्रू साइनोबैक्टीरिया लेके आए। ऑक्सीजन रिलीज होने से क्या बेनिफिट हुआ कि अदर ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके गिल्स वगैरह जो होंगे, जो कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, तो वैसे एलिमेंट, वैसे स्पीसीज आने लगेंगे। स्टिल वी आर, द लाइफ इज देयर इन द ओशन ओनली। अभी भी लाइफ जो है ओशन में ही है। और कब तक है? 500 साल, 500 नहीं, 400 मिलियन साल तक लाइफ ओशन में ही है। 400 मिलियन मतलब अभी से लेकर 400 मिलियन ईयर्स तक। पहली बार तो प्लांट आने में 400 मिलियन का टाइम लगेगा। पहली बार प्लांट आने में, लैंड पे प्लांट आने में 400 मिलियन का टाइम लगेगा, तब फिर मैमल्स वगैरह आएंगे, है ना। तो 500 मिलियन में तो पहली बार तो फिशेस आ रही हैं। तो लेट मी शो यू द टाइम लाइन, आई विल शो यू द टाइम लाइन, यू कैन सी। ये एनसीईआरटी का टाइम लाइन है ना, मैं कहीं से खोज के नहीं लाया अपने सपोर्ट करने के लिए। You can see origin of universe to 13.7 billion years ago, origin of sun 5 billion years ago, fine। 5 बिलियन के बाद ओशन देखो, दिख रहा है क्या? ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ऑक्सीजन पर रिच नहीं हुआ है। 3.8 के आसपास ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया चालू हुए। 2.5 बिलियन के आसपास सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपॉड्स चालू हुए। मरीन लाइफ में पहली बार फिशेस आ रही हैं 500 मिलियन के आसपास। फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन द लैंड, दैट इज प्लांट्स, 400 मिलियन के आसपास। तो हम लोग तो रफली फिगर लेंगे ना, 400 पे लैंड पे प्लांट आए, 500 मिलियन पे किस पे? फिशेस आए। अब लैंड पे जब प्लांट्स आएंगे तो एम्फीबियंस आएंगे, क्योंकि एम्फीबियंस जाएंगे क्यों लैंड पे? जब लैंड पे कोई रिसोर्स ही नहीं है, ना प्लांट्स है, तो क्यों जाएंगे? सो दैट्स व्हाई एम्फीबियंस विल कम लेटर। तो once the plants and the forest has been formed in the land, now amphibians आएंगे, vertebrates आएंगे। फर्स्ट रेप्टाइल आएगा, रेप्टाइल नहीं आएगा तो डायनासोर्स कहां से आएंगे, है ना। तो रफली 300 मिलियन के आसपास रेप्टाइल्स आ रहे हैं। यही रेप्टाइल डोमिनेट करने लग जाएंगे कुछ दिन में, और डोमिनेट करते करते एज ऑफ डायनासोर आ जाएगा। कहां पे? रफली 150 मिलियन के आसपास। इसी को हम लोग बोलते हैं जुरासिक पीरियड। इसी को हम लोग बोलते हैं जुरासिक पीरियड, 150 मिलियन के आसपास। मतलब अभी तक देखो ह्यूमन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। 150 मिलियन, रफली अराउंड 65 मिलियन के आसपास डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए, 65 मिलियन के आसपास। फिर अब देखो मैमल्स आ रहे हैं। अभी तक देखो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स थे, नाउ मैमल्स आ रहे हैं। और उसमें भी पहले रैट्स एंड माइस आए। रैट्स एंड माइस क्यों आए पता है? इसके पीछे भी रीजन है। देखो रैट्स माइस क्या करते हैं? बरो करते हैं, बिल बनाते हैं अंदर में। जो भी ड्राई एरिया होता है ना, डेजर्ट वाला एरिया होता है ना, वहां पे पहले क्या आते हैं पता है? रैट्स एंड माइस। क्योंकि अंदर रहते हैं, टेम्परेचर को बचा के रखते हैं, अपने बॉडी में टेम्परेचर आने नहीं देते, अंदर घुसे रहते हैं। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे हो गया? 65 मिलियन ईयर्स में एक और बाहर से एक एलिमेंट आके टकरा गया, बड़ा सा पत्थर। कहां पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जिससे अर्थ पूरा हीटेड अप हो गया फिर से, जिसके कारण से डायनासोर का एक्सटिंक्शन का वन रीजन वाज दैट। अभी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखता है आपको, अगर आप बनाओगे इस टाइप का मैप बनाते हो, है ना, अमेरिका का, तो ये जो गल्फ दिखता है दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे क्रेटर जो बनाया था वो बाहर से एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आके टकरा गया था।
इसलिए यहाँ पे सल्फर ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें सल्फर ज्यादा था, वो जो एस्टेरॉइड था उसमें सल्फर ज्यादा मिलता है। खैर, तो क्या हुआ, 65 मिलियन के पास एक मास एक्सटिंक्शन हुआ, जो कि अभी 6th मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। उस समय फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था, नहीं नहीं नहीं, उस समय फर्स्ट नहीं हुआ था, सॉरी सॉरी, अराउंड सेकंड था ये मास एक्सटिंक्शन। तो ये जो डायनासोर और लाइफ खत्म हो गया, क्योंकि पूरा अर्थ पूरा हीटेड अप हो गया। तो सिर्फ रैट्स माइस जो कि बरो कर सकते थे, उन्हीं लोग मतलब ओरिजिनेट हुए। तो स्मॉल मैमल्स थे, फिर रैबिट एंड हेयर आए। रैबिट एंड हेयर आने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, फिर से प्लांट्स आना चालू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फिर से प्लांट आना चालू हो गए, है ना, रैबिट्स हेयर आ गए, तो क्योंकि ये बरो ज्यादा नहीं करते हैं। अब यहाँ से मैमल्स इवॉल्व होके एप बन रहे हैं। एप के साथ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज हो रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे तो फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे तो हम लोग आएंगे। और अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो आया, 2 से 5 मिलियन साल पुराना अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, जो थोड़ा सा बेंट होके उसका जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा हैवी था। ये सब चीजें ये थी। होमोसेपियंस को आने में 10,000 से 2 मिलियन ईयर्स लगे, जिसमें कैनाइन वगैरह भी थे। और हमारा मॉडर्न ह्यूमन आने में 10,000 ईयर्स अगो, जिस समय एग्रीकल्चर एक्टिविटी चालू हुई। अराउंड 50,000 साल पहले फायर का इन्वेंशन हुआ था। उसी समय भीमबेटका जो हमारा एमपी का केव है, वो अराउंड वही 50,000 साल पुराना, मतलब पुराने ह्यूमन जो थे उनका वहां पे एग्जिस्टेंस पता चलता है। तो मॉडर्न ह्यूमन आने में बहुत टाइम लगा। तो यू कैन से कि कैसे हम लोग इवॉल्व हुए, है ना, द वे वी हैव इवॉल्व। इसमें एक और सत्यानाश हुआ था फिर से, और वो सत्यानाश था, दैट वाज प्लेस्टोसीन एरा। ये एक आइस एज था। वैसे क्या है, ये जो यहाँ पे 3.8 के बाद में यहाँ पे एक और आइस एज था। हमारे अर्थ में 2 बार आइस एज आया है, एक ये वाला और एक ये वाला। और आइस एज आने के कारण से ये जो लाइफ इतना पहले आ गया था, इसको इवॉल्व होने में इतना टाइम लग गया। कैन यू सी दिस कि 3.8 से 500 मिलियन अगो ईयर्स अगो आने में कितना टाइम लगा? व्हाई? बिकॉज आइस एज था, पूरा ओशन कवर्ड हो गया था। और आइस एज भी क्यों आया, उसका भी रीजन मैं बता दूंगा आपको क्यों आया। चलो बता ही देते हैं। अर्थ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? अर्थ बहुत कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यू माइट बी नोइंग कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है, लाइक ए ब्लैंकेटिंग इफेक्ट का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, इतना रेनफॉल जो 3000 ईयर्स तक हुआ ना, ये इसके आसपास, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ना H2O डिजोल्व होकर H2CO3 बना दिया। अब सोचो, एटमॉस्फेयर में इतने गैसेस होते हैं, जब रेनफॉल होता है तो यू कैन सी कि वो पूरा क्लीन हो जाता है एटमॉस्फेयर। इन द सेम मैनर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, बहुत सारे गैसेस थे, पर इतना रेनफॉल होने के कारण से पूरा क्लीन हो गया। और क्लीन होने के कारण से अब CO2 पूरा डिजोल्व होकर वो वाटर में चला गया। तो व्हाट हैपेंड कि पूरा अर्थ कूल डाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड हो गया, पूरा अर्थ पूरा कूल डाउन हो गया। और कूलिंग होने के कारण से आइस एज आ गया। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। ये सब एज में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से सेटल डाउन हुआ, और सेटल डाउन होके फिर से ये एक आइस एज आया। तो आइस एज आने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, उनका सेटल डाउन हो जाता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। तो इस कारण से ये चीजें हुई, है ना, जो आइस एज आया। इसलिए ना ये वाला जो एरा है और ये वाला जो एरा है, इसमें ना इवोल्यूशन बहुत स्लो हुआ, है ना, इवोल्यूशन बहुत स्लो हुआ, और फिर से इवोल्यूशन फास्ट हुआ। तो इन दिस मैनर यू कैन सी कि पूरा यूनिवर्स का या जियोलॉजिकल टाइम स्केल 13.7 बिलियन से प्रेजेंट टाइम तक आता है। ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो ज्योग्राफी जो समझते हैं, इट इज थ्योरी फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए ये थ्योरी है ना, कि कहाँ पे कब आया था, क्या चीज आएगी। इफ आई से प्लीज अच्छे से समझना कि अर्थ में पेट्रोलियम पहले आया कि कोल पहले आया, है ना। अर्थ में पेट्रोलियम पहले आया
कि कोल पहले आया। तो कैन समवन गिव मी एनी आइडिया थ्रू दिस कि कौन सा पहले आया होगा, या कौन सा सोर्स पुराने हैं ज्यादा? कोल। कोल। कोल किससे बनता है? मरीन स्पीसीज से बनता है कोल कि फॉरेस्ट से बनता है कोल? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट अर्थ में पहले आए थे कि मरीन स्पीसीज पहले आए थे? मैरिन स्पीसीज। पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? और मैरिन स्पीसीज से निकलते। ओशियन, लैंड के कॉर्नर, मतलब ओशियन के पास से निकलता है ना? लैंड और ओशियन जहां पे कॉर्नर पे, वहां से निकलता है ना, सी शोर से निकलता है। तो पेट्रोलियम के लिए आपको चाहिए ओशियन, और कोल के लिए चाहिए आपको लैंड। तो नाउ यू कैन टेल मी कि विच वन शुड बी ओल्डर, पेट्रोलियम और कोल? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम बना है फॉसिल से जो ओशियन में मिलते हैं, है ना, उससे बने हैं। ये सब चीजें क्लू हैं। मैं जो बताया ना, इससे निकाले, इससे सारा आंसर निकालोगे आप। अभी देखना ना कैसे आंसर्स निकलते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी इससे हिलाओगे, है ना, यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं उसको देखोगे। तो आज के लिए वैसे इतना ही डोज काफी है, पर इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत खुश हो जाओगे वीडियो लेके। बिफोर दैट, इफ यू, अच्छा बाकी लोग भाग गए क्या? अच्छा अश्मिता, ओके, आप ही अकेले हो क्या? ज्यादा ये हो गया क्या, या तो इंटरनेट का इशू हो सकता है। एनीवेज, मैं ये बताना चाह रहा था कि हाँ जीत, कोई डाउट है क्या इससे रिलेटेड? नहीं सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को सारे लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। आप लोग की क्लासेस स्लो इसलिए हो रही है कि धीरे से और भी लोग आएंगे, तो इसके बाद तो ये क्लास, ये बैच बनेगा पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रही है, फिर बाद में अच्छे से फास्ट चलने लगेगी। कोई अभी डाउट नहीं होगा तो पढ़ के रखना, ठीक है ना, पढ़ के रखना, और अगले क्लास में फिर